हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल से जुड़े हुए एक कॉन्सेप्ट के, जिसको हम लोग कहते हैं स्कोप। ये स्कोप इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है हमारे लिए? तो दोस्तों, स्कोप जो है, ठीक है, वो आपको ये बताता है कि आपके प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल कहाँ से लेकर कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा। मतलब स्कोप की बेसिस पर हम लोग वेरिएबल के टाइप को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की, जिसको हम लोग कहते हैं स्कोप। ओके, और देखते हैं कि इस स्कोप के बेसिस पर हमारे पास में क्या क्या वेरिएबल के टाइप पॉसिबल है। चलिए, तो हम बात करते हैं स्कोप। ठीक है दोस्तों, तो ये स्कोप है क्या चीज? तो स्कोप क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्कोप दोस्तों हम लोग जो बनाते हैं, पहले बनाना देख लेते हैं। इसको हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं हम लोग कर्ली ब्रेसेस से। क्या बनाते हैं हम लोग? उसे कर्ली ब्रेसेस से बनाते हैं। और ये स्कोप करता क्या है? ये हमारे स्टेटमेंट को बंडल अप करता है। मतलब काफी सारे स्टेटमेंट को एक साथ में बंडल कर देता है। तो इसका हम लोग मेन जो काम है वो है बंडलिंग करना, बंडलिंग ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है? काफी सारे स्टेटमेंट को बंडल कर देता है। कैसे? आपने बहुत से प्रोग्राम बनाए होंगे। जैसे कि मैं छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ आपके लिए। तो मैंने लिखा वॉइड हेलो, ये मेरा एक फंक्शन है। और एक फंक्शन और ले लेता हूँ, वॉइड हाई। ठीक है, ये सिंपल मैंने दो फंक्शन लिए। इसमें मैंने लिखा प्रिंट एफ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो फंक्शन। ठीक है दोस्तों, नाउ और यहाँ पर मैंने लिया प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया हाई फंक्शन। तो दोस्तों, ये लाइन किस फंक्शन की? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लाइन किस फंक्शन से बिलोंग करती है, तो आप कहेंगे तो ये जो लाइन है ये इस वाले स्कोप में आ रही है, और ये जो स्कोप है वो इस हेलो फंक्शन का है। तो हम लोग कहेंगे ये जो लाइन है वो हेलो फंक्शन की है। ओके, और ये लाइन किस फंक्शन की है? तो आप कहेंगे सर ये वाली जो लाइन है वो इस वाले स्कोप में आ रही है, और ये जो स्कोप है वो हाई फंक्शन का है, इसीलिए ये लाइन जो है हाई फंक्शन की मानी जाएगी। तो यहाँ पे स्कोप जो है वो आपकी हेल्प करता है ये बताने के लिए कि आपके पास में कितनी लाइंस होती है जो कि एक साथ में बंडल होकर किसी पर्टिकुलर आइटम से कनेक्ट हो जाती है। चलिए, इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ। स्कोप जो है दोस्तों, अगर आप इसको कब लगाते हैं? जब हमारे पास में काफी सारा स्टेटमेंट को एक साथ रखना हो। ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के जैसा होता है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास में कोई सेट है ए, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 और 4 कॉमा 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास इस सेट में ए नाम का जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, तो आप कहेंगे सर इसमें 3 एलिमेंट है। ये एलिमेंट जो है वो सेट से बिलोंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने बताया कि ये सेट यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर सेट फिनिश होगा। तो यहाँ पर क्या करता है? ये बंडल अप करता है एलिमेंट्स को। ये सारे एलिमेंट इस सेट से जुड़े हुए हैं, तो ये बंडल अप करने का काम करता है। यही कॉन्सेप्ट हमारे पास में सी में भी वैलिड होता है कि स्कोप हमें कब चाहिए होता है? जब हमारे पास में खूब सारे एलिमेंट या खूब सारे लाइंस आ जाती है, स्टेटमेंट आ जाते हैं, उनको हम लोग एक साथ में बंडल अप करते हैं, एक साथ में बांधकर एक किसी पर्टिकुलर आइटम से अटैच कर देते हैं। उसी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्कोप चाहिए होता है। चले, ये तो होगी हमारे स्कोप की बात। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों, वॉइड हेलो ये एक फंक्शन है मेरा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट एफ ए, यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट एफ बी, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट एफ सी। अगर मैं पूछूं कि हेलो जो फंक्शन है उसमें कितने लाइंस है, तो आप कहेंगे सर हेलो जो फंक्शन है उसका स्कोप यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ओके, और ये जो जो दो लाइन लिखी है हमने, ये इस फंक्शन की मानी जाएगी, जबकि ये जो लाइन है जो लास्ट में लिखी हुई ये लाइन, ये हेलो फंक्शन की लाइन को अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब ये हेलो फंक्शन से किसी भी तरह से जुड़ी हुई नहीं है। तो दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट जो है स्कोप का होता है हमारे सी में। तो आप जब इसको बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग अब ये देखेंगे कि हम कितने वे से स्कोप को बना सकते हैं और कौन कौन से स्कोप अवेलेबल है। तो हम बात कर रहे हैं अभी टाइप्स ऑफ स्कोप की, टाइप्स ऑफ स्कोप। ठीक है, चलिए मैं एक सी का प्रोग्राम डिजाइन करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारे पास में क्या है, प्रिंटफ, और इसके अंदर फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने ऐड कर दी। फिर मैं यहाँ पे दो फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, दो फंक्शन बनाते हैं हम लोग।
एक तो बनाते हैं void hello, ये हमारा पहला फंक्शन है, ठीक है, और एक बनाते हैं int main, ठीक है, और शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी, मेन से, ठीक है, ये हमारा int main हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न जीरो। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम बन गया, ठीक है, जिसमें हमने मेन के साथ साथ एक फंक्शन और एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। सी में सारा काम हम लोग फंक्शन के थ्रू करते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 फंक्शन काम में लिए है, दोनों फंक्शन मैंने बनाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा स्कोप है। तो ये जो स्कोप है दोस्तों, ये इस हेलो फंक्शन का स्कोप है। ये जो स्कोप है, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेन फंक्शन का स्कोप है। तो दोस्तों स्कोप जो है हमारे पास में है, 3 तरह के स्कोप होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। 2 तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे अभी। तो अगर मैं स्कोप की बात करूं तो पहला स्कोप होता है फंक्शन स्कोप। ऐसा स्कोप जो फंक्शन से जुड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन स्कोप। जैसे कि एक वाला ये रहा फंक्शन स्कोप, इसको हम लोग नाम F1 दिया, और ये F2 दूसरा फंक्शन स्कोप है। तो हमारे पास 2 फंक्शन है, उनका दोनों का जो स्कोप है वो क्या कहलाएंगे? फंक्शन स्कोप कहलाएंगे। तो यहाँ पर 2 फंक्शन स्कोप है, ठीक है। अब हमारे पास में एक और स्कोप होता है जो कि आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम स्कोप। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोग्राम स्कोप। और ये जो प्रोग्राम स्कोप है ये बताता है कि प्रोग्राम कहाँ से लेके कहाँ तक शुरू है। जैसे कि फंक्शन स्कोप ये बता रहा है कि ये वाला बता रहा है कि हेलो फंक्शन कहाँ से शुरू है और कहाँ पर खत्म है। उसी तरह से ये वाला फंक्शन स्कोप ये बताता है कि मेन फंक्शन कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म। अब बात आती है कि प्रोग्राम कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, एक स्कोप यहाँ पर भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम स्कोप। इसको मैं शॉर्ट में पीस लिख रहा हूँ, ये होता है प्रोग्राम स्कोप। और ये जो कर्ली ब्रेसेस है दोस्तों, ये हम लोग नहीं लगाते, ये लगाता है कंपाइलर। कौन लगाता है? ये कंपाइलर। तो हमें ये वाला स्कोप नहीं लगाना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हम केवल प्रोग्राम स्कोप जो होता है वो कंपाइलर के लिए छोड़ देते हैं, और जो फंक्शन स्कोप होता है उसको हम लोग लगा देते हैं या हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास में ये जो प्रोग्राम स्कोप है, ये प्रोग्राम स्कोप ना तो हमने बनाया है, ठीक है, ना ही हमने इसके लिए कोई भी काम किया है। ये जो स्कोप है ये पूरा का पूरा कंपाइलर द्वारा मेंटेन किया जाता है, इसके लिए इसको हम लोग कंपाइलर स्कोप भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कंपाइलर स्कोप। नाउ अब ये कंपाइलर ऐसा स्कोप क्यों लगाता है, ठीक है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने शुरू से लेकर अभी तक ये पढ़ा हुआ है सी के अंदर कि हमारा प्रोग्राम जो रन होता है, तो रन होने से पहले सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम जो काम होता है वो होता है कंपाइलिंग वाला, ठीक है। जब प्रोग्राम कंपाइलिंग मतलब प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाता है उसके रेस्पेक्टिव बाइनरीज में। फिर कंपाइलिंग के बाद में इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूशन। क्या करते हैं दोस्तों? एग्जीक्यूट मतलब रनिंग करते हैं प्रोग्राम की। तो कोई भी प्रोग्राम जो आपने डिज़ाइन किया है उसके बाद में कंपाइलेशन होगा, उसके बाद में इसकी रनिंग होगी। तो ये जो कंपाइलर है, ठीक है, जो कंपाइलिंग करता है, तो कंपाइलिंग कौन करता है? तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंपाइलर नाम का एक सॉफ्टवेयर है हमारे आईडीई के अंदर, वो जो है वो हमारे पास में कंपाइलिंग करता है। अब कंपाइलिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये प्रोग्राम है, अगर मैं आपसे पूछूं तो दोस्तों कंपाइलिंग कितने पार्ट की होगी, तो आप तो पहले ही तो कहेंगे सर ये पूरा प्रोग्राम अगर चलने वाला है तो इस पूरे प्रोग्राम को ही कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो कंपाइलर होता है, ठीक है, तो वो पूरे प्रोग्राम की कंपाइलिंग करता है। ऐसा नहीं कि वो केवल इसी की कंपाइलिंग करेगा, इस कोड की कंपाइलिंग नहीं करेगा, ठीक है। कंपाइलिंग मतलब कन्वर्ट करना 0 1 में, ताकि उस चीज़ को समझा जा सके या फिर उस चीज़ पर हम लोग काम कर सकें, या उसको कन्वर्ट करेंगे तभी तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो कंपाइलिंग अगर पूछा जाए कि कितनी चीज़ की होती है, तो आपके सर सारे के सारे पूरे प्रोग्राम की कंपाइलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि केवल मेन की कंपाइलिंग होगी या हेलो की कंपाइलिंग होगी, ठीक है। तो कंपाइलिंग पूरे प्रोग्राम की होती है। अब कंपाइलर को ये बताना भी जरूरी है कि मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक कंपाइलिंग करनी है, मतलब मुझे कितनी लाइन को कंपाइल करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कंपाइलर हूँ, तो जब मैं कंपाइलिंग करूँगा तो मुझे ये तो बताना चाहिए कि मैं कितनी लाइन की कंपाइलिंग कर रहा हूँ, वो मुझे सेट चाहिए होगा, ठीक है। इसी पर्पज से कंपाइलर क्या करता है, एक यहाँ पर ऐड करता है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ दोस्तों, एक यहाँ ऐड करता है स्कोप और एक यहाँ पर इसको क्लोज कर देता है। और कंपाइलर कहता है कि मेरा स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका मतलब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी लाइन्स होगी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं उसको कंपाइल करूँगा। तो कंपाइलर को जब कंपाइलेशन करना होता है तब उसको ये पता होना जरूरी होगा कि वो कितनी लाइन कंपाइल करे, उसको कितनी लाइन का बंच चाहिए ना। वो बंच कैसे बनाता है कंपाइलर? वो एक स्कोप लगा कर बनाता है।
इस स्कोप को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम स्कोप या कंपाइलर स्कोप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो दो स्कोप आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला स्कोप जो कंपाइलिंग स्कोप कहलाता है, ठीक है, या प्रोग्राम स्कोप कहलाता है, ये हम लोग नहीं बनाते। अगर आपने ऐसा बाई हैंड मतलब आपने मैनुअली प्रोग्राम में ये टाइप किया है तो इट बिकम अ एरर। ठीक है, तो हम लोग प्रोग्राम स्कोप को ना तो लिखते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास में प्रोग्राम स्कोप होता है जो कंपाइलर हमारे लिए क्रिएट करता है। हमारे पास केवल और केवल फंक्शन स्कोप बनाने की कैपेबिलिटीज होती है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ कि हमारे पास में एक और होता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं एक और हमारे पास में स्कोप होता है जो कि हम लोग फंक्शन स्कोप के अंदर बनाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जनरली कहते हैं ब्लॉक। क्या कहते हैं? ब्लॉक। तो एक्चुअली में ये हमेशा किसी फंक्शन स्कोप के अंदर बनेगा, तो मैं इसी के अंदर बना दूं यहाँ पर ही, यहाँ हम लोग बना लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक भी क्या है? एक तरह का फंक्शन स्कोप है। ठीक है, ये फंक्शन स्कोप के अंदर ही आता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल फंक्शन स्कोप की जैसी ही होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे? यहाँ के अंदर मान लीजिए मैं अगर कोई ऐसा स्कोप लगाता हूँ, खाली ऐसा है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो भी ये अलाउड है, तो ये हमारा ब्लॉक हो गया। या फिर आपने कभी सुना होगा जैसे इफ है ना, इफ के नीचे भी हम लोग ये बनाते हैं, ये इफ का ब्लॉक हो गया, ये एम्प्टी ब्लॉक हो गया। तो ऐसे जो ब्लॉक्स होते हैं ये हमेशा फंक्शन स्कोप के अंदर लिखे जाते हैं और हमारे पास में ये भी एक स्कोप की जैसा वर्क करता है। तो दोस्तों हमारे पास पूरे प्रोग्राम के अंदर 3 स्कोप होते हैं। ठीक है, और तीनों स्कोप आप इस एग्जाम्पल के अंदर अच्छे से देख सकते हो। तो ये है हमारा ब्लॉक, इसको हम लोग एम्प्टी ब्लॉक कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया। इसको हम लोग बोलेंगे इफ ब्लॉक। क्या बोलेंगे? इफ का ब्लॉक। वैसे फॉर का ब्लॉक भी होता है, ठीक है, एल्स का ब्लॉक भी होगा, स्विच का ब्लॉक भी होंगे। तो हमारे पास में कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी है जिनके साथ में हमारे पास में ब्लॉक आते हैं। ठीक है, और ये है फंक्शन स्कोप, ये है प्रोग्राम स्कोप, और लास्ट में हमारे पास में ब्लॉक। तो दोस्तों अब इनको हम लोग देखते हैं, इसके बारे में सीखते हैं कि फंक्शन स्कोप जो है वो क्या बताता है, प्रोग्राम स्कोप क्या बताता है और ये क्या बताता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फंक्शन स्कोप की लेकर पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फंक्शन स्कोप क्या करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फंक्शन स्कोप है ये हमेशा एक फंक्शन से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं अटैच्ड टू अ फंक्शन, किसी फंक्शन से जुड़ा रहेगा। ठीक है, ओके, इस स्कोप के अंदर, फंक्शन स्कोप के अंदर अगर मैं कोई भी आइटम लिखूं, ठीक है, कोई भी चीज अगर लिखी जाती है तो उसका जो वैलिडिटी है, उसका जो एक्सेस है वो केवल इसी स्कोप में होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे मैं अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाऊंगा ना, ए नाम का वेरिएबल, तो वो वेरिएबल इस यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, इसके बाद में वो एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो स्कोप आपका ये बताता है कि आपका जो आइटम जो स्कोप के अंदर आया है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। सपोज कीजिए हमने प्रोग्राम को कुछ इस तरह से बनाया है, ठीक है, यहाँ से, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, और ये फंक्शन को भी हटा देते हैं। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि हमने बहुत बार बनाया है। चलिए, अब मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखा इंटीजर a इक्वल टू 5। तो दोस्तों ये जो वेरिएबल है ये इस स्कोप का पार्ट है। इसका मतलब इस वेरिएबल को इस स्कोप तक एक्सेस किया जा सकता है। आप मेन में आकर a को ना तो आप एक्सेस कर सकते हो ना आप उसको प्रिंट कर सकते हो। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ %d a, तो a को प्रिंट करें, तो यहाँ पर एक सिंपली एक एरर आ जाएगी। वो कहेगा कि भाई ए जो है वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। तो इस प्रोग्राम को हमने कॉल किया हेलो को, है ना, हेलो कॉल करेंगे तभी तो चलेगा हेलो। देखते हैं शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत में से हुई, हेलो पर गए, हेलो यहाँ पर पहुँचा, कंट्रोल ए बनाया, ए चल गया। नाउ अब यहाँ पर हम लोग आए तो ये जो ए है वो खत्म हो गया, है ना, ये यहाँ तक एक्सेस हो सकता है, अब इसका एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे पास में। और जैसे ही नीचे आकर प्रिंट ए करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास में कोई भी प्रिंट नहीं होगी। यहाँ पर सिंपली एरर आ जाएगी और वो ये कहेगा कि भाई ये जो ए है, ठीक है, ये केवल अपने फंक्शन स्कोप तक ही वैलिड है, मतलब आप यहाँ तक इसको यूज़ कर सकते हो। तो फंक्शन स्कोप के अंदर कोई भी आइटम लिखे हैं तो जो उसका एक्सेस है, उसका जो चलने का तरीका है वो आप उसी स्कोप के अंदर यूज में लोगे। आप दूसरे स्कोप में जाकर किसी दूसरे स्कोप की आइटम को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो फंक्शन स्कोप होते हैं ये एक तरह के लोकल होते हैं, मतलब मैं इसे कह सकता हूँ ये लोकल स्कोप है और ये अपना जो आइटम है वो किसी और स्कोप को नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसी वजह से फंक्शन स्कोप को हम लोग लोकल स्कोप भी कहते हैं।
ठीक है। तो फंक्शनल स्कोप को लोकल स्कोप भी कहा जाता है। तो लोकल स्कोप ये एक जस्ट नॉमिनेशन है, मतलब एक सिर्फ नाम है जो काफ़ी अलग अलग लोगों ने दिए अलग अलग प्रॉपर्टी देखते हुए। ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू में देखें या बैठेंगे या फिर आप जब नेट पर पढ़ते हैं या सर्च करते हैं बुक को पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि दो अलग अलग बुक के अंदर ऑथर ने अलग अलग नाम दिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यहाँ पर हो रही है कि ये जो स्कोप है इसको हम लोग फंक्शन या लोकल स्कोप भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब हमारे पास में हम लोग बात कर लेते हैं ब्लॉक की। ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी हमारे फंक्शन स्कोप की होती है वो एक प्रॉपर्टी हमारे ब्लॉक की भी होती है। तो मैं यहाँ पर एक और ब्लॉक बना लेता हूँ। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ लिख दिया इंटीजर b इक्वल टू 6। तो दोस्तों, जिस तरह से ए की वैलिडिटी ए इस वाले स्कोप में है, तो ए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है। मतलब मैं यहाँ पर ए को प्रिंट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी ए को प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि ए जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वैलिड है। उसी तरह से बी जो है वो इस वाले स्कोप में आ रहा है। इसका मतलब बी की जो वैलिडिटी है, बी का जो एक्सेस है, केवल आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। आप बी का यूज ना तो इससे पहले कर सकते हो, ना ही आप इसके बाद में कहीं जाकर बी को प्रिंट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर करेंगे तो सीधा सा क्या एरर आएगी, वो क्या आएगा, जो बी है वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और आप इस ब्लॉक के बाहर जाकर, इस ब्लॉक से बाहर जाकर आप इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारे पास में इस ब्लॉक की भी। तो ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी बिल्कुल फंक्शन की जैसी होती है, बस उसका एरिया थोड़ा सा लिमिटेड होता है। ठीक है। तो आप ये भी समझ लीजिए जो ब्लॉक फंक्शन है, ठीक है, वो उसके अंदर ही ब्लॉक आते हैं। तो अगर मैं ब्लॉक की बात करूं, सेकंड नंबर ब्लॉक, तो इसकी पहली खास बात क्या है, ये लिखा जाता है या डिक्लेयर किया जाता है डिफाइन इन फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप, आप इसको फंक्शन स्कोप में लिख सकते हो। ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है वो आपका एम्प्टी ब्लॉक भी हो सकता है, इफ का ब्लॉक भी हो सकता है, फोर का भी हो सकता है, स्विच का भी हो सकता है, जो आपको आगे हमें पढ़ने को मिलेंगे। सारे के सारे ब्लॉक भी हम लोग पढ़ेंगे। अब ये ब्लॉक जो है आप लोग फंक्शन के अंदर लिख सकते हो। अगर आपने इसको फंक्शन के बाहर लिखने की कोशिश करी, ठीक है, सपोज करो इस लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ, और अगर आपने यहाँ कोई ब्लॉक बनाया है तो ये आपको सिंपली एक एरर दे देगा। वो कहेगा कि ब्लॉक जो है वो हमेशा किसी स्कोप में आना चाहिए, वो भी फंक्शन स्कोप में। ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल स्कोप की। ठीक है। ग्लोबल स्कोप, सॉरी प्रोग्राम स्कोप, जिसको हम लोग ग्लोबल स्कोप भी कहते हैं। तो प्रोग्राम स्कोप, इसके दोस्तों मैं आपको नाम बता देता हूँ। उसको हम लोग प्रोग्राम स्कोप भी कहते हैं, इसको हम लोग ग्लोबल स्कोप भी कहते हैं, और इसको हम लोग कंपाइलर स्कोप भी कहते हैं। तीन तो इसके नाम हो गए दोस्तों। ठीक है। ग्लोबल स्कोप, कंपाइलर स्कोप या फिर प्रोग्राम स्कोप। ठीक है। तो वो हैश इंक्लूड लाइन में हटा दी और मैं इसको ब्लैक कलर में बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको स्कोप है, ये वाला जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, जो आपने नहीं लिखा है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है प्रोग्राम स्कोप। अब ये जो प्रोग्राम स्कोप है, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये कंपाइलर द्वारा लिखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड पर जगह नहीं है, तो मैं इन दोनों को इरेज कर देता हूँ। ठीक है। और इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं, और इसको भी इरेज कर देते हैं। बाद में लिख लेंगे और दोबारा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम स्कोप की। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोग्राम जो स्कोप है इसको ग्लोबल भी कहते हैं और इसको हम लोग कंपाइलर स्कोप भी कहते हैं। तो ये जो डिफाइन होगा, जिसको लिखने का तरीका जो हम लोग नहीं लिखते हैं, कंपाइलर विल डिफाइन इट। कंपाइलर इसको डिफाइन करेगा। ठीक है। आप लोग नहीं करेंगे मैनुअली, हमें ये ब्रैकेट्स नहीं लगाना। अगर हम लोग लगाएंगे तो सीधा एरर है। ठीक है। और अगर आप इसमें कोई भी आइटम लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक आइटम की कल्पना करता हूँ, मान लीजिए एक वेरिएबल है, जैसे मैंने लिखा इंट इक्वल टू 5, तो ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये इस प्रोग्राम तक एक्सेसिबल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आपको ब्लैक बाउंड्री दिख रही है, ये वेरिएबल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है। इसका मतलब आप इस वेरिएबल को यहाँ भी एक्सेस कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है। इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर लोकल आइटम नहीं है, ये ग्लोबल आइटम है जिसको हर कोई यूज कर सकता है। ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग ग्लोबल स्कोप भी कहते हैं, और ये पूरे प्रोग्राम तक वैलिड रहता है। इसका मतलब जहाँ से प्रोग्राम शुरू है और जहाँ प्रोग्राम खत्म होगा, वहाँ तक ये जो वेरिएबल है उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो प्रोग्राम स्कोप और फंक्शन स्कोप और ब्लॉक, ये तीन चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है, तो अब हम लोग बात करेंगे हमारे वेरिएबल के टाइप की। ठीक है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास में वेरिएबल कौन कौन से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप्स। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है।
और ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप के बेसिस पर हमारे पास में कितने टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ आपके लिए पूरी बना देता हूँ। ठीक है, एक टेबल बना देता हूँ जिसमें हमें आसानी होगी समझने के लिए। तो दोस्तों ये तो रहेगा मेरे प्रोग्राम के लिए, यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम समझाऊंगा और या मैं आपको वेरिएबल के टाइप समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो वेरिएबल के टाइप्स हैं, वेरिएबल के जो प्रकार आप लोग कह सकते हैं कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, वो दो होते हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल। क्या होता है? लोकल वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो लोकल स्कोप में आ रहा है वो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि लोकल वेरिएबल मतलब फंक्शन स्कोप। ठीक है, दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल है, ठीक है, जो हमारे ग्लोबल स्कोप में आता है, मतलब प्रोग्राम स्कोप में आता है। मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर a = 5। ठीक है, और चलो मैं इससे पहले हैश इंक्लूड वगैरह भी लिख देता हूँ ताकि आप जब इसको ट्राई करें फर्स्ट टाइम तो आपको पता रहे कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है। ठीक है, चलिए मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ, मेन फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखा इंटीजर मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। ये तो प्रोग्राम का आर्किटेक्चर हमेशा होता ही है, रिटर्न 0। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए स्कोप कौन कौन से है। तो आपने ये जो स्कोप बनाया दोस्तों, ये वाला ब्लैक, ये वाला, इसको हमने नाम दिया फंक्शन स्कोप। ठीक है, ये हमारा फंक्शन स्कोप है क्योंकि ये एक फंक्शन से जुड़ा हुआ है। और एक स्कोप यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड से होगा। ठीक है, ये जो स्कोप है जो आपने नहीं बनाया लेकिन बन गया है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल स्कोप। ठीक है, तो दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्रोग्राम स्कोप जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये है हमारे पास में फंक्शन स्कोप। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लोकल वेरिएबल की और ग्लोबल वेरिएबल की। ठीक है, तो अगर कोई भी वेरिएबल यहाँ बनाया जाए, ठीक है, मतलब मैं आपसे पूछूं कि यार ये जो वेरिएबल है ये आपका वेरिएबल किस स्कोप में, तो आप कहेंगे सर ये जो वेरिएबल है वो हमारे इस स्कोप में आ रहा है ना, तो ये स्कोप है फंक्शन स्कोप, या इसको हम लोग लोकल स्कोप भी कहते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल कहलाएगा। तो लोकल वेरिएबल कहाँ लिखे जाते हैं, ठीक है, कहाँ डिफाइंड होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे दे डिफाइंड इन लोकल स्कोप या फंक्शन स्कोप। ठीक है दोस्तों, ऐसे वेरिएबल जो कि लोकल स्कोप या फंक्शन स्कोप में लिखे जाते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल कहेंगे। अब ये जो यहाँ पर एक और मैं बना देता हूँ वेरिएबल, इंटीजर a = 5। अब ये जो वेरिएबल है दोस्तों, ये फंक्शन स्कोप तो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कौन से स्कोप में आ रहा है, ये इस वाले स्कोप में आ रहा है, ये सुनो। तो इसको हम लोग कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल। क्या कहेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। तो ये कहाँ डिफाइंड होते हैं, डिफाइंड इन ग्लोबल या प्रोग्राम या कंपाइलर स्कोप। ठीक है, कुछ भी बोलिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ हमने देखा है कि फंक्शन में आने वाले जो वेरिएबल है वो कहलाते हैं लोकल वेरिएबल, और हमारे पास में जो ग्लोबल स्कोप में आते हैं वेरिएबल वो क्या कहलाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि लोकल स्कोप के जो वेरिएबल है इससे जुड़ी हुई, किसी भी वेरिएबल से जुड़ी हुई दो चीज़ होती है दोस्तों। पहला होता है उसका एक्सेस, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक है, उसको हम लोग कहते हैं स्कोपिंग। ठीक है, और दूसरा होता है कि वो कौन सा स्टोरेज यूज़ कर रहा है। तो हमारे पास में सी में किसी भी वेरिएबल से जुड़ी हुई सिर्फ दो चीज़ हमें इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखती है। वो एक तो होगी यहाँ पर स्कोपिंग बताएंगे वो वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे स्कोपिंग की। फिर यहाँ हम बात करेंगे स्टोरेज की। किसकी बात करेंगे, स्टोरेज की। ठीक है, तो इसकी स्कोपिंग देख लेते हैं पहले लोकल वेरिएबल की। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, क्लियर है, आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारे पास में लोकल वेरिएबल का स्कोपिंग होती है कि भी लोकल वेरिएबल जो है वो अपने लोकल स्कोप में ही एक्सेस होगा, वहाँ तक ही चलेगा। ठीक है, तो इसकी जो स्कोपिंग होती है वो होती है उस लोकल या फंक्शन स्कोप तक। ठीक है, उसके बाहर जाकर हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी स्टोरेज क्या होगी। इसकी स्टोरेज जो होती है
इससे हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज। क्या बोलेंगे इसको? ऑटोमेटिक स्टोरेज कहेंगे इसको। अब आप कहोगे सर ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्या होता है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी स्कोपिंग कहाँ से कहाँ तक ग्लोबल की। तो ये जो ग्लोबल है ये कहाँ से कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है, ये पूरे प्रोग्राम तक वैलिड है। तो इसकी जो स्कोपिंग होगी वो होगी आपके ग्लोबल स्कोप तक। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जीएस। तो ग्लोबल स्कोप तक ये वैलिड रहेगा। ग्लोबल स्कोप में आने वाले सारे के सारे, अब ये जो ग्लोबल स्कोप होता है ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को कवर कर रहा है। तो पूरे प्रोग्राम में चाहे कितने भी फंक्शन हो, 100, 200, 300, सारे फंक्शन इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, ये वहां तक एक्सेसिबल किया जा सकता है। तो इसका होता है ग्लोबल स्कोपिंग। अब बात कर लेते हैं कि इसकी स्टोरेज कैसी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्टोरेज होती है लोकल की तो होती है ऑटोमेटिक स्टोरेज, और इसकी जो स्टोरेज कहलाती है वो कहलाती है स्टैटिक स्टोरेज। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्या होती है और स्टैटिक स्टोरेज क्या होती है। तो ऑटोमेटिक स्टोरेज ये होती है दोस्तों कि ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये जैसे आपने यहाँ पर इसको डिफाइन किया तो यहाँ पर वेरिएबल बनेगा और वेरिएबल यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने स्कोप तक ये क्या हो जाएगा, एक्सेस किया जाएगा। उसके बाद में ये मर जाता है या फिर ये हमारे पास में इसकी जो भी एलोकेटेड मेमोरी होगी वो मेमोरी से रिमूव कर दी जाएगी। वापस ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास में ये जो वेरिएबल है लोकल वेरिएबल, ये ऑटोमेटिक स्टोरेज होती है। तो ऑटोमेटिक का मतलब है कि ये हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, जहाँ से भी इसको हमने डिक्लेयर किया वहाँ पर ये बन जाएगा। उसके बिहाफ पर हमारी मेमोरी के अंदर एक स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी और जैसे ये स्कोप खत्म होगा, जिस स्कोप में ये लिखा हुआ है वो स्कोप खत्म होगा, तो उस केस में जहाँ भी स्कोप खत्म होता है, जहाँ पर इसका इंक्लोजिंग ब्रैकेट्स आएंगे, वहाँ पर उसकी जो मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी। इसी रीजन से इसको हम लोग ऑटोमेटिक स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म तो क्लियर होगी। इसके बाद हम लोग प्रोग्राम भी करके देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट आता है ऑटोमेटिक स्टोरेज का। अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक स्टोरेज की। अब ये स्टैटिक स्टोरेज क्या होती है? स्टैटिक स्टोरेज जो होती है कि ये जो हमारे पास में वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, ये स्टैटिक स्टोरेज के थ्रू बनता है। मतलब इसकी जो मेमोरी होती है वो स्टैटिक होती है, मतलब ये पूरे प्रोग्राम तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास में ये पूरे प्रोग्राम या बोले तो आप पूरी ये जो फाइल है, जो आपने एक फाइल में अगर 100 फंक्शन भी लिखे हैं तब तक ये हमारे पास में अवेलेबल रहने वाला है। इसकी स्टोरेज ऑटोमेटिक स्टोरेज की कंपेरिजन करें तो उसके कंपेरिजन में स्टैटिक स्टोरेज जो है वो ज़्यादा देर तक रहता है, उसका वेरिएबल मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहेगा। मतलब जब तक प्रोग्राम चलता है उसका वेरिएबल जो है वो हमारी मेमोरी में रहेगा और इसी वजह से सारे फंक्शन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक प्रोग्राम बनाकर इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या एडवांटेज मिलते हैं और क्या एडवांटेज हमें नहीं मिलते। तो एक छोटा सा मैं प्रोग्राम यहाँ बना लेता हूँ ताकि आपको और बेटर से मैं आपको समझा सकूं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टोरेज का या स्टैटिक स्टोरेज का क्या फ़ायदा होता है या क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हमें मिलते हैं। ठीक है, तो मैं हैश इंक्लूड वाला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो मान के चलो आपने लिख लिया है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ जिसको मैंने नाम दिया void hello। ये मेरा एक फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें एक वेरिएबल लिख रहा हूँ जिसमें मैंने लिखा a। ठीक है, a की वैल्यू मैंने 5 सेट करी। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमने क्या किया है, हमने a की वैल्यू को इंक्रीज किया है। तो इंक्रीज कैसे किया, a की जो भी वैल्यू है उसमें हमने 1 ऐड कर दिया और वापस हमने a में डाल दिया। ठीक है, और हमने इसको यहाँ पर किया प्रिंट %d, a को हमने कर दिया प्रिंट और ये हमारा स्कोप खत्म। अब मैं आता हूँ अपने मेन पर, तो इंट में, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है हेलो हेलो और हेलो। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ रिटर्न 0। दोस्तों आप इस प्रोग्राम को अच्छे से देखिएगा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टोरेज का क्या, ऑटोमेटिक स्टोरेज का क्या मतलब है। ठीक है, अब प्रोग्राम की जो दोस्तों शुरुआत होती है वो होती है मेन से। यहाँ से प्रोग्राम चलना शुरू होगा, प्रोग्राम नीचे की तरफ आएगा, पहले जो कॉलिंग हुई उसके बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर जाएगा कंट्रोल और वो नीचे आएगा। ऐसे आते ही हमारे पास यहाँ पे a बन जाएगा। ठीक है, ये a नाम का वेरिएबल बन गया। फिर इस वाले पॉइंट पर a की वैल्यू को हमने 5 से सेट कर दिया। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 5 + 1 6, 5 + 1 6 और 6 गोज टू a।
तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, चले फिर हमने यहाँ पर a की वैल्यू को प्रिंट किया, तो इसका आंसर क्या प्रिंट आ रहा है, 6। ठीक है, अब ये हमारे पास में ही खत्म। जैसे ही स्कोप खत्म होगा वहां से ये वेरिएबल हट जाएगा, क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, फिर वापस हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद में हमें नीचे आना है, यहाँ से दोबारा कॉल होगा। ठीक है, फिर ऊपर आएंगे, फिर हमने एक वेरिएबल और बनाना है नाम का। तो पहले वाला ये तो डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिक यही कहता है कि आपका वेरिएबल बनने के बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पर हट जाएगा मेमोरी से। फिर इसकी वैल्यू हमने इस वाले पॉइंट पर 5 कर दी, इस वाले पॉइंट पर हमने 6 कर दी, और ये फिर 6 प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको हमने इसको थर्ड बार कॉल करेंगे, यहाँ से तीसरी बार उसको आवाज़ लगाई जा रही है। ठीक है, वापस ए बनेगा, ए की वैल्यू इस स्टेप पर 5 हो जाएगी, इस स्टेप पर 6 हो जाएगी, और फिर हमने 6 प्रिंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक स्टोरेज में क्या होता है, ऑटोमेटिक स्टोरेज के अंदर हमारा जो प्रोग्राम है वो लोकल वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट करता है, और वो मेमोरी तब तक वैलिड रहती है तब तक वो स्कोप चलता है। जैसे ही लोकल स्कोप खत्म होता है तो उसके जो वेरिएबल है उसकी मेमोरी को हम लोग फ्री कर देते हैं, या फिर उस वेरिएबल को हटा देते हैं मेमोरी से। तो ये होता है ऑटोमेटिक वेरिएबल का इम्पैक्ट प्रोग्राम पर। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे पास में स्टैटिक स्टोरेज को लेकर। ये जो स्टैटिक स्टोरेज होती है, ये जिस स्कोप में भी हम लोग लिख दें, ठीक है, तो वो पूरे प्रोग्राम तक वैलिड रहता है। क्या रहता है, पूरे प्रोग्राम तक। तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो है कि ये ग्लोबल वेरिएबल जो है वो स्टैटिक स्टोरेज भी लेता है। ठीक है, ये हमेशा स्टोरेज लेता है, और ऑटोमेटिक स्टोरेज जो होता है ये लोकल वेरिएबल के लिए होता है। लेकिन दोस्तों लोकल वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक स्टोरेज भी बनवा सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं हम लोग, सेम प्रोग्राम है, मैं प्रोग्राम में कहीं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ कि ये जो वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ इसको इरेज कर देते हैं, ये हमारा हो गया प्रोग्राम खत्म। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा रीराइट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये हमारा हेलो हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की, और हमने कहा कि शुरुआत होगी मेन से। मेन से सबसे पहले यहाँ से हम लोग हेलो को कॉल करेंगे। हेलो को कॉल किया, और अगर ये वेरिएबल जो आप देख रहे हो, ये हमारा जो वेरिएबल है ये है ऑटो स्टोरेज के साथ में, तो मैं इसको स्टैटिक लिखना चाहता हूँ। कैसे लिखते हैं हम लोग, अगर मैं किसी भी वेरिएबल के आगे लिख दूँ स्टैटिक कीवर्ड, क्या लिख दूँ मैं, स्टैटिक कीवर्ड, तो ये जो वेरिएबल होगा उसके भी यहाँ पे जो मेमोरी ऑक्यूपाई होगी वो कहलाएगी स्टैटिक स्टोरेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्टैटिक स्टोरेज। और स्टैटिक स्टोरेज जो होती है वो पूरे प्रोग्राम तक वैलिड रहेगा वेरिएबल। कैसे, ये जो वेरिएबल है दोस्तों ए, अब ये वेरिएबल ऑटोमेटिक स्टोरेज से नहीं बना हुआ, ये बना हुआ स्टैटिक स्टोरेज से। तो स्टैटिक स्टोरेज क्या करेगा, ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। जनरली ऑटोमेटिक वेरिएबल यहाँ पर खत्म हो जाता है, यहाँ पर हट जाते हैं ना, लेकिन स्टैटिक जो वेरिएबल होगा वो इस स्कोप के बाद में भी एग्जिस्ट करेगा मेमोरी में, हटेगा नहीं वो। तो स्टैटिक जो स्टोरेज होगा उसका जो वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल भी कह सकते हैं, वो पूरे प्रोग्राम तक जिंदा रहता है, वो मरता नहीं है। इसका मतलब पूरे प्रोग्राम में एक बार ही बनेगा और एक बार ही डिस्ट्रॉय होगा मेमोरी से, बार बार नहीं होता जैसे कि हमारा ऑटोमेटिक स्टोरेज के कारण होता था। अब इस प्रोग्राम में क्या इम्पैक्ट आएगा एक और वो भी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा इसका आउटपुट 666 है। ठीक है, पहले वाले प्रोग्राम का। अब इसको चलाते हैं इस वाले प्रोग्राम को। तो शुरुआत मेन से हुई है, यहाँ से हेलो को कॉल किया, स्टैटिक वेरिएबल ए ये आपका बन गया। यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू क्या कर दी, 5 कर दी, और यहाँ आपने इसकी वैल्यू क्या कर दी, 6 कर दी, 6 कर दी। नाउ अब यहाँ पर हमने क्या प्रिंट किया, 6 प्रिंट किया। ठीक है, ये हमारा 6 प्रिंट हो गया। अब इस वाले एंडिंग में आएंगे, इसके स्कोप के खत्म होने के बावजूद भी ये मरने वाला नहीं, ये हमारी मेमोरी से नहीं हटेगा। ठीक है, ये वहीं वहीं रहेगा। फिर हमने वापस हेलो को कॉल किया दोबारा, तो ये जो लाइन है वो ऑलरेडी चल चुकी है, ये दोबारा बनेगा नहीं, तो इस लाइन का कोई अब इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू कर देगा, ये वैल्यू कर देगा इसकी 5। क्या कर देगा, 5। ठीक है, इस प्रोग्राम को और बेटर समझने के लिए मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ कि भी कैसे इफेक्ट आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंटीजर स्टैटिक इंटीजर ए इक्वल टू 5 यही ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखते हैं ए इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट आता है जब स्टैटिक नहीं है, और जब स्टैटिक है तो क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा प्रोग्राम के लिए जगह नहीं बच रही दोस्तों, तो मैं प्रोग्राम की लिख देता हूँ वापस, ताकि आपको और क्लियरली मैं आपको बता सकूँ। तो पहले मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ, वॉइड हेलो ये एक फंक्शन है। ठीक है, और एक है हमारे पास में इंट मेन।
तो ये सिंपली दो फंक्शन है हमारे पास में। मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपको पता है कि ऊपर मैंने हैश इंक्लूड वगैरह लिख दिया होगा, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब शुरुआत मेन से होगी, खत्म मेन पे हो जाएगा। ये हेलो कभी नहीं चलेगा। हेलो को चलाने के लिए उसको कॉल करना पड़ता है, कॉलिंग के लिए उसका नाम और पैरेंथेसिस लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया। तो मैंने हेलो की कॉलिंग 2 बार की है। प्रोग्राम कैसे रन होगा, मेन पर जाएंगे, हेलो पर गया, हेलो आए, फिर दोबारा हेलो पर गए, हेलो खत्म, वापस आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर a इक्वल टू 5, और a की वैल्यू मैंने क्या कर दी है, 1 से बढ़ा दी है, और उसको मैंने प्रिंट भी कर दिया, प्रिंट एफ ए, ठीक है। ये हमारा हो गया। चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं फटाफट। मैं इसके लिए रन करने के लिए ब्लैक कलर का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो शुरुआत होगी मेन से, मेन पे हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ से हेलो को कॉल किया, तो यहाँ से हमारा कंट्रोल हेलो के पास चला जाएगा। यहाँ आती हमने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, ठीक है, ये ए नाम का वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमने हाथों हाथ सेट कर दी, इनिशियलाइज कर दी, किससे, 5 से। फिर इस स्टेप पे क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग रखेंगे ए की वैल्यू 5 + 1 6, 6 गोज टू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू चेंज होगी, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। फिर ये जो लाइन है वो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो आपका आउटपुट क्या मिल जाएगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पर 6, क्या मिल जाएगा, 6, ठीक है। फिर ये हमारा आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट। तो जैसे ही आएगा तो ये जो स्टोरेज हमने जो वेरिएबल बनाया ये हमारी मेमोरी से हट जाएगा, सिंपली हट गया, ठीक है। फिर दोबारा इसको हमने कॉल किया, ये वेरिएबल को दोबारा बनाया गया, ठीक है। ए की वैल्यू 5 सेट हो गई, यहाँ पर ए की वैल्यू 6 दोबारा सेट हुई है, और हमने फिर प्रिंट किया, तो आंसर क्या आएगा, 6, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा मेन खत्म हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट ये आएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तो है ऑटोमेटिक स्टोरेज, जहाँ पर जैसे जैसे फंक्शन खत्म होता है तो उसके वेरिएबल की स्पेस भी हम लोग हटा देते हैं, वो जो स्पेस होती है वो ऑटोमेटिक होती है। तो अगर मुझे इस प्रोग्राम को स्टैटिक स्टोरेज के साथ समझना है, तो दोस्तों मैं इसका आगे क्या लिख दूंगा, स्टैटिक, क्या लिख दूंगा, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 5। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये अब बन गया है स्टैटिक स्टोरेज के थ्रू। मतलब ये जो वेरिएबल है वो स्टैटिक स्टोरेज के थ्रू बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल एक बार ही बनेगा पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में, और एक बार ही मेमोरी से हटाया जाएगा, ये बार बार नहीं हटेगा। इसका मतलब है कि ये जो ऑटोमेटिक होती है स्टोरेज वो यहाँ पर खत्म हो जाती है, हट जाती है, लेकिन स्टैटिक स्टोरेज फंक्शन के एंड होने पर हटती नहीं है। अब देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है इसमें प्रोग्राम का। तो शुरुआत करते हैं मेन से। मेन पे हम लोग गए, हेलो को कॉल किया, यहाँ से हम लोग उठ के हेलो पे गए। हेलो पे गए तो ये जो लाइन है इसमें ए की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। ये लाइन पहले ही चल जाती है, ठीक है। अब ये लाइन दोबारा कभी नहीं चलेगी। फिर हम लोग आएंगे यहाँ पर 5 + 1 6, 6 गोज टू ए की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। फिर हमने प्रिंट कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग इन क्लोजिंग ब्रैकेट पाएंगे तो ये वेरिएबल हटेगा नहीं, ये वहीं का वहीं रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे वापस, दोबारा कॉल करेंगे हेलो को यहाँ से। अब ये लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि वो एक बार ही बनता है। अब यहाँ पर वो ए की वैल्यू पुट करेगा, तो 6 + 1 7, 7 गोज टू ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। फिर ये इसकी वैल्यू पर प्रिंट कर देगा 7। अब यहाँ आएंगे तभी भी ये हटेगा नहीं। फिर इसके बाद हम लोग मेन पे आ गए। मेन पे हमारे पास कुछ और काम नहीं था तो हमने रिटर्न किया और मेन खत्म, मेन खत्म, प्रोग्राम खत्म, प्रोग्राम खत्म, फिर ये हटेगा। तो आप देख रहे हैं कि उसका आउटपुट में क्या इफेक्ट आ रहा है। प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट ये रहा और अभी वाले प्रोग्राम का आउटपुट ये रहा। तो ये जो स्टोरेज होती है दोस्तों, अगर ये ऑटोमेटिक है, इसका मतलब है कि वो वेरिएबल जिसको मैं कह रहा हूँ कि वो ऑटोमेटिक स्पेस स्टोरेज से बना हुआ है, तो वो अपने फंक्शन स्कोप के एंड पर हट जाता है, यही उसकी होती है। मतलब आप स्टोरेज के मतलब आप उसकी लाइफ से भी जोड़ सकते हो, वेरिएबल की लाइफ, ठीक है। और स्टैटिक स्टोरेज जो होती है उसकी लाइफ जो होती है वो पूरे प्रोग्राम तक वैलिड रहती है, जब तक कि मेन पूरा प्रॉपर फिनिश नहीं हो जाता, प्रोग्राम हमारा पूरा प्रॉपर फिनिश नहीं हो जाता, तब तक वो वेरिएबल हमारे पास में ऑक्यूपाई रहेगा। तो उसी तरह से ये तो होगी हमारे पास में दोनों स्पेस के बारे में जानकारी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, लोकल और ग्लोबल, तो जो ग्लोबल होता है वो हमेशा स्टैटिक से ही बन पाता है। अगर आपने इसका आगे स्टैटिक नहीं लिखा है तो भी हमारे पास में वही होगा। तो मैं वापस बताता हूँ क्या होने वाला है। इंटीजर, सॉरी, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वॉइड हेलो, ठीक है, या चलो मैं सीधा यहाँ इंट में ले लेता हूँ, इंट मेन, और यहाँ हमने लिख दिया है रिटर्न 0, ठीक है। और यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर b इक्वल टू 6, और यहाँ मैं बनाता हूँ इंटीजर a इक्वल टू 5। तो दोस्तों इसकी जो स्टोरेज होती है ये लोकल वेरिएबल इसकी होगी ऑटो स्टोरेज, ठीक है, ऑटोमेटिक स्टोरेज।
तो आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। ये आपने जो बनाया ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, इसकी जो स्टोरेज होती है वो क्या होती है, स्टैटिक होती है। इसका मतलब हमारा कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो इसके आगे स्टैटिक लगा देगा। ये आपको दिखता नहीं है, ये आपको दिखेगा नहीं, ये खुद ब खुद लगा देगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो जनरली जब इंटरव्यू होते हैं तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे पास में जो ग्लोबल वेरिएबल होती है उनकी स्टोरेज क्या होती है, तो आप कहेंगे उसकी स्टोरेज होती है वो हमेशा स्टैटिक होती है। आप चाहे लगाएं चाहे आपने नहीं लगाया हो, ये खुद ब खुद हमारा कंपाइलर इसके आगे स्टैटिक लिख देगा और उसको स्टैटिक स्टोरेज के थ्रू ही बनाया जा सकता है। अब जो लोकल है उसके आगे हम लोग जनरली कुछ नहीं लिखते हैं, वो लोकल ही जो हमारा है वो ऑटोमेटिक स्टोरेज से कहलाएगा। तो ये स्टोरेज जो है ये आपको बताता है कि आपका वेरिएबल कब तक अलाइव है, ठीक है, और स्कोप बताता है उसकी एक्सेसिबिलिटी की, उसको कहाँ तक हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्कोप के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। सेम प्रोग्राम मैं आपको दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है void hello और मैंने यहाँ लिख दिया स्टैटिक इंटीजर a इक्वल टू 5, a इक्वल टू a+1 और हमने इसको a को प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये हमारा a प्रिंट हो गया, ये एक्चुअली में d है ना। और ये हमारा इंट मेन, ये प्रोग्राम हमने अभी सॉल्व किया था और ये जो प्रोग्राम हमने सॉल्व किया था इसके अंदर हमने बात करी थी स्टैटिक की। अब मैं इसमें आपको स्कोप समझा देता हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू। तो सेम प्रोग्राम है, कोई फ़र्क नहीं डाला मैंने यहाँ पर। अब मैं सिर्फ बात करूँगा स्कोपिंग की, ठीक है। चलिए, अब आप जानते हो कि ये जो लाइन है, ये जो हमारा वेरिएबल हमने बनाया है, ये हमारा स्टैटिक स्टोरेज में स्टोर होगा, मतलब ये एक बार बनेगा और पूरे प्रोग्राम तक वैलिड रहने वाला, ठीक है। तो ये है तो स्टैटिक स्टोरेज, लेकिन ये जो इसका स्कोप है वो स्कोप यहाँ से यहाँ तक है। इसका स्कोप क्या होता है, फंक्शन स्कोप। इसका मतलब है कि ये यहाँ तक जिंदा तो है, मतलब ये हेलो के अंदर या मेन के, जब भी मेन चलेगा या हेलो चलेगा तब तक ये मेमोरी में तो रहेगा, लेकिन आप इसका एक्सेस केवल और केवल हेलो में कर सकते हैं, ठीक है। आप मेन में जाकर आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये ऐसा लिखेंगे तो एरर क्यों आती है सर? यहाँ पर एरर इस वजह से आती है क्योंकि ये चाहे मेन चले चाहे हेलो चले, जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक ये अवेलेबल है मेमोरी में, लेकिन उसका स्कोप ये बता रहा है कि आप इस वेरिएबल का जो यूज है आप इसको कहीं और नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसका यूज केवल इसी स्कोप में कर सकते हो, इस स्कोप के अंदर आप इसको प्रिंट कर सकते हो या इसके साथ जो भी ऑपरेशन चाहे वो कर सकते हो, लेकिन आप मेन में जाकर या किसी दूसरे फंक्शन में जाकर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि मेमोरी में अवेलेबल है, जब मेन चल रहा था तभी भी ये अवेलेबल है और मेन नहीं चल रहा तभी भी अवेलेबल है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ हेलो ही यूज कर सकते। तो स्कोपिंग आपको क्या बता रही है? स्कोपिंग आपको ये बता रहा है कि आपका जो वेरिएबल है उसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक रहती है, और जबकि स्टोरेज क्लास आपको बताता है कि आपका वेरिएबल कब तक अलाइव है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमेशा आपको याद रखने होते हैं, यहाँ पर समझने होते हैं। तो यही फर्क है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का। तो ये हमारे पास में दो तरह के वेरिएबल हमने पढ़ लिए और साथ में हमने ये भी देखा है कि हमारे पास में स्टैटिक स्टोरेज और ऑटोमेटिक स्टोरेज क्या होती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। हमारे पास में दोनों जो वेरिएबल है वो हमने पढ़ लिए हैं। आगे आने वाले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए थैंक